अच्छा बच्चों, आज हमने अपना नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है बायो का, जो कि है एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है ना वो ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एक मुसलमान साइंसदान जिनका नाम इब्ने नफीस है, उन्होंने हमें ये बताया कि जो जानदार होते हैं, लिविंग बॉडीज़, उनके अंदर जो है ना वो मुसलसल जो है वो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, वो मुसलसल जो है वो तब्दीली के अमल से गुजर रही होती हैं। इनको उन्होंने जो है ना वो मेटाबॉलिज्म का नाम दिया। बाद में एक साइंसदान था, उसने जो है ना उन तब्दीलियों को मेटाबॉलिज्म का नाम दिया। मेटाबॉलिज्म जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू चेंज, यानी किसी चीज़ को जो है वो तब्दील करना, उसके अंदर चेंजेस आना, उसके अंदर तब्दीलियाँ आना। तो मतलब लातीनी ज़बान में उसको कह देंगे कि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है ना वो ऐसे केमिकल रिएक्शंस का मजमूआ है जो कि जानदारों के अंदर जो हो रहे होते हैं, चाहे वो सेल के अंदर हो रहे हो या सेल के बाहर हो रहे हो। जितने भी केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर या लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो है ना वो वाक़या हो रहे होते हैं, उनके मजमूए को कम्युलेटिवली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है यहाँ पे मतलब हमने जैसे मैंने बताया कि जितने भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है ना वो एक मेटाबॉलिज्म या एक कह लो कि केमिकल रिएक्शन जो है ना आपके सामने लिखा है, जिसमें जो है ना वो CO2 है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसके साथ जो वाटर H2O है, ये दो केमिकल मिलते हैं तो उससे जो है ना वो ग्लूकोज C6H12O6 ये बनता है, और साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। ये एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ आपके सामने नजर आ रहा है, बड़ा मशहूर मरूफ केमिकल रिएक्शन है, पहले भी आपने पढ़ा है, आगे भी हम पढ़ेंगे इस केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर जो है वो ग्लूकोज बना रहे हैं। अब ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन जो है ना वो मेटाबॉलिज्म की जो है ना वो एक टाइप के अंदर ही जो है वो आता है। अब इसके अंदर जो है ना वो दो अब ये केमिकल रिएक्शन जो यानी कि ये जो टेक प्लेस हुआ है, इस केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए सेल के अंदर खास तौर पे जो एंजाइम मौजूद है जो उस केमिकल रिएक्शन को जो है चलाते हैं। लेकिन पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको जो हम देख लेते हैं कि जो आपको यहाँ की केमिकल रिएक्शन के ऊपर लिखी नजर आ रही है। सबसे पहले ये है कि मेटाबॉलिज्म की जो है दो टाइप्स हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का ऐसा केमिकल रिएक्शन की टाइप है जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये स्मॉलर मॉलिक्यूल है, CO2 3 ही एटम है, H2O है 3 एटम है, इससे मिलकर ग्लूकोज बन रहा है जिसके अंदर जाओ 24 एटम्स हैं। ये बड़ा मॉलिक्यूल है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल जिस मेटाबॉलिक रिएक्शन की टाइप में बनाया जाए उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और इस एनाबॉलिज्म के लिए आमतौर पर एनर्जी, यहाँ पे E फॉर एनर्जी के लिए, एनर्जी जो है ना उस केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी उसको मिलेगी तो ये केमिकल रिएक्शन जो है ना वो चलेगा और स्मॉलर मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे। दूसरी जो टाइप है मेटाबॉलिज्म की वो कहलाती है कैटाबॉलिज्म, जिसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है इनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में। और आमतौर पे कैटाबॉलिज्म के दौरान जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, यानी एनर्जी जो है वो खारिज होती है। ठीक है, तो उससे जो है ना वो लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में जो है ना वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या थी मेटाबॉलिज्म की जो है ना वो दो टाइप्स आती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो कुछ चीज़ें आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं। मसलन जो है ना वो ये जो दो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं इनको नीचे लिखा हुआ है सबस्ट्रेट, यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने आपस में मिलके लार्जर मॉलिक्यूल बनाने हैं। तो ये क्या बन गए, प्रोडक्ट्स। जिन मॉलिक्यूल जो मिल रहे हैं वो सबस्ट्रेट और जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये तमाम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये सेल के अंदर जो है ना वो एंजाइम ही इनको जो है वो चलाते हैं, या हम कह सकते हैं कि एंजाइम ही इन रिएक्शन के जो है ना वो चलाने के जिम्मेदार होते हैं। तो एंजाइम को जो है ना हम बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। कैटालिस्ट जो है वो हर वो केमिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे, उसकी स्पीड को बढ़ा दे, उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। आम जिंदगी में भी आप मिसालें जो है ना उसकी देख सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई चीज़ पकानी है तो आग के ऊपर हम रखते हैं तो वो खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, आग की स्पीड या आग की तपश जितनी ज़्यादा होगी वो खाना उतनी जल्दी पकेगा। हम क्या कह सकते हैं कि आग जो है ना वो जो खाना है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको स्पीड अप कर देती है। तो आग क्या बन गई, किस्म की कैटालिस्ट बन गई।
ठीक है। और हम अगर लिविंग बॉडी या जानदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आ क्या बन गया है, इंजाइम का काम कर रही है, ठीक है। तो इंजाइम को हम जो है वो बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं, या कैटालिस्ट जो है वो ये इंजाइम जो है वो उसके लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब इंजाइम को बेसिकली हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, इंजाइम ऐसे केमिकली हम कह सकते हैं ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं केमिकली, ठीक है, कि ऐसी प्रोटीन्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग बॉडीज के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इंजाइम जो है ना ये काम करते कैसे हैं, क्या तरीकाकार होता है, इंजाइम जो है ना ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो है वो कैसे तेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि जो केमिकल होते हैं इनके दरमियान में बॉन्ड मौजूद होते हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब भी किसी केमिकल को हमने किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी हम उसके ऊपर लगाएंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा और नए बॉन्ड बनेंगे और नए मॉलिक्यूल भी बनेंगे। ये जो एनर्जी है जो चाहिए होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसे हम एंजाइम की या केमिस्ट्री की ज़बान में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये यहाँ पे नजर आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्टिवेशन एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन, टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। एनर्जी की वो मिकदार जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, केमिकल को चलाने के लिए दरकार होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलाना है तो उसके लिए हमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम इन एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो है वो बढ़ाते हैं, उसको तेज करते हैं। अब ये एंजाइम काम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं, उसके लिए जो है 3 तरीके हैं। या तो एंजाइम जो है वो क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट है जिनके ऊपर जो है वो एंजाइम जो है वो काम कर रहे हैं उनको जो है ना वो एंजाइम की जो शेप है, जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, या वो एंजाइम की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या तीसरा क्या है जो सबस्ट्रेट की प्रॉपर ओरिएंटेशन करेंगे। बुक के अंदर एक और आपको डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है जिसमें एक जो बंदा है वो एक पत्थर को जो है वो पहाड़ के ऊपर से गुजार के जो है वो दूसरी साइड पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अब पत्थर को जो है उसने लेके जा रहा है, उसकी वो मिसाल आप जेल में रख सकते हैं और साथ आप इन चीज़ों को भी रख सकते हैं। किसी हद तक हम सिमिलरिटी जो है वो बना सकते हैं कि पत्थर की जो सिमिलरिटी है वो इनके साथ जो है बनेगी 3 तरीकों के साथ। अब पहला क्या है, पत्थर को जो है एक बंदे ने जो है वो लेके जाना है पहाड़ की दूसरी तरफ, तो पत्थर को अगर हम राउंड बना लेंगे, यानी पत्थर की शेप अगर राउंड हो जाती है, इतने उससे अंदर जो है उसकी नोकें नहीं निकली हुई राउंड है, तो वो आसानी से जो है वो उसको एक बंदा जो है ना वो पहाड़ के दूसरी साइड पे जो है लेके जाएगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं जो सबस्ट्रेट होते हैं जिनके ऊपर एंजाइम ने काम करना होता है उसकी शेप के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, यानी उसकी शक्ल जो मॉलिक्यूल की शेप है उसको चेंज करेंगे, इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, एंजाइम क्या करते हैं चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज आपको पता है बुनियादी तौर पे 2 ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि एंजाइम जो है जिन मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं या जिन मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो अपना काम करते हैं उन्हें हम जो है वो सबस्ट्रेट कहते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट का जब आपस में जो है वो इंटरेक्शन होता है तो अगर एक के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो सारी बात अपोजिट चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगी। एंजाइम सबस्ट्रेट का जो है ना वो आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगी और उससे भी केमिकल रिएक्शन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और वो रिएक्शन जो है वो चल पड़ेगा। लेकिन अगर जो एंजाइम है सबस्ट्रेट है दोनों के ऊपर चार्ज सिमिलर है, ठीक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर जो है ना वो रिएक्शन जो है ना वो नहीं चलेगा और एंजाइम जो है ना वो अपना काम नहीं कर सकेंगे और रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगा। तो एंजाइम का दूसरा तरीकेकार क्या है, जो चार्ज होते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी चार्ज को इस तरीके से जो है ना वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि रिएक्शन जो है ना वो तेज़ी से जो है वो टेक प्लेस हो जाए, यानी रिएक्शन जो है ना वो प्रोसीड कर दे आगे चल कर, ठीक है। तीसरा जो है वो एंजाइम क्या करते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसकी मिसाल आप वही जो है वो पत्थर वाली मिसाल जेल में रख सकते हैं। अगर एक बंदे ने जो है ना वो अगर वैसे उसकी मिसाल रख ले, वैसे जेल में कोई मिसाल रख लें, आपने कोई वजनी चीज़ उठानी है, आप उस चीज़ को उठाने के लिए उसको प्रॉपरली पहले उसकी जो है वो ग्रिप बनाओगे पहले कि यार इसकी पहले इसको मैं ग्रिप करूँ फिर उठाऊँ, नहीं तो वो तो आप वैसे इसको उठाओगे तो वो गिर जाएगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन से आप करोगे तो वो काम आसान हो जाएगा। एंजाइम क्या करते हैं, जितने जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन में लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए फिजिकल वर्ड से जो है ना मैं मिसाल दे सकता हूँ। फर्ज किया जी हमारे पास ये मेरे पास जो है ना ये 4 मार्कर है, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो है ना वो चारों की जो कैप है
ये मैं जो है ना वो उतार देता हूँ, ठीक है। और ये 4 कैप और उसके बाद ये 4 मार्कर, ये मैंने जो है ना वो किसी इसको जो है ना वो किसी बैग के अंदर जो है वो डाल दिया। अब बैग के अंदर डाल के मैं इनको जो है वो लाई जा रहा हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो कैप है ये मार्कर के ऊपर जो फिट आ जाएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, ठीक है। ये मार्कर कैप का जो मुंह किस तरफ है, मार्कर किस तरफ है, तो ये कभी भी जो है ना वो कोई भी कैप प्रॉपर तरीके से कभी भी मार्कर के ऊपर जाओ फिट नहीं आएगी। जब तक आप एक हाथ से मार्कर की कैप को और दूसरे हाथ से मार्कर को पकड़ के जाओ प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो है ना वो इनको आपस में नहीं लेके आएंगे, तब तक जो है ना वो जो कैप है वो मार्कर के ऊपर जो है ना वो फिट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि आपके जो हाथ हैं वो अब क्या बन गए हैं? एंजाइम बन गए हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम जो है ना वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूलों को प्रॉपर ओरिएंटेशन में लेके इस तरह आते हैं कि उनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड बन सके और वो केमिकल रिएक्शन जो है ना वो आगे चल सके, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ना वो ग्राफ के जरिए देखते हैं। ये आपको ग्राफ जो बना नजर आ रहा है, इसकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमने जो है ना वो क्या लिया है? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एनर्जी की वैल्यू इस तरफ जाओ क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस तरफ एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। इस तरफ जो रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ रही है। रिएक्शन यानी कि प्रोसीड कर रहा है इस तरफ को, और जो एनर्जी की वैल्यू है वो इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना वो 2 लाइनें, ये 1 2 3 लाइनें नजर आ रही हैं जो कि क्या बनाएंगी? अब जाहिर बात है मैंने कहा ना जैसे कि ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, इस एक्सिस पे भी वैल्यू होती है, इस एक्सिस पे भी वैल्यू होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी और जो है ना वो सबस्ट्रेट की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना वो वैल्यू अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे आपको सबस्ट्रेट लिखा हुआ जहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है ना वो 2 लाइनें नजर आ रही है। फर्ज किया ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि एंजाइम की गैर मौजूदगी में जो है ना वो होता है, तो आपको देख रहे हैं ये जो लाइन है ये आपको नजर आ रही है। ये यहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे एक्टिवेशन की वैल्यू ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है? डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे एक्टिवेशन वैल्यू है जो ऊपर को गई हुई है, यहाँ से ये 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट क्या ये यहाँ पे 100 तक गई हुई है, ठीक है। जिसका मतलब है ये 100 तक है तो ये 90 है, 90 है जिसका मतलब है ये 80 है, इसका मतलब है ये 70 है। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग केमिकल रिएक्शन के ग्राफ बने हुए हैं। एक केमिकल रिएक्शन है जो एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है और दूसरा केमिकल रिएक्शन है जो एंजाइम की गैर मौजूदगी में हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, यानी ये जो ब्लू कलर का आपको लाइन नजर आ रही है ये उस केमिकल रिएक्शन की है जो एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एंजाइम की मौजूदगी में एक जो रिएक्शन होता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम एक्टिवेशन एनर्जी में उसको वो टेक प्लेस हो जाता है, यानी कि वो रिएक्शन जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है। और दूसरा जो रिएक्शन है वो एंजाइम के, अगर हम उसको एंजाइम के बगैर चलाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी उसको जो है ना वो देनी पड़ेगी तब वो रिएक्शन आएगा। यानी कि ये जो ब्लू लाइन है ये विदाउट ये एंजाइम के साथ है और ये विदाउट एंजाइम है। एंजाइम के बगैर केमिकल रिएक्शन आएंगे तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी रिएक्शन को चलाने के लिए, और अगर एंजाइम के साथ है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम जो है ना वो देंगे तो एंजाइम जो है ना वो आगे चल सकता है, ठीक है। तो ग्राफ के जरिए यही जो एग्जाम्पल है पत्थर वाली मिसाल के ऊपर भी जो है ना वो फिट आ सकती है, ठीक है जी बच्चों। तो ये जो है ना ओवरव्यू था एक एंजाइम के बारे में, जिसमें जो है ना वो मैंने आपको बताया कि एंजाइम बेसिकली हम इनको एंजाइम को जो है ना वो मॉलिक्यूलर मेडिएटर भी कह सकते हैं। समझने के लिए आप देखिए मिसालें बहुत सी दी जा सकती हैं, आपका अपना ज़हन है कि आप उसको कहाँ पे जाओ कितना समझते हैं। जैसे कि ट्रैफिक सार्जेंट होता है, ट्रैफिक कांस्टेबल, वो क्या करता है? उसका काम होता है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना, किधर से ट्रैफिक कितनी जा रही है, किधर से ट्रैफिक कितनी जा रही है। खुद वो ट्रैफिक के साथ नहीं जाएगा लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। हाँ भी ये गाड़ी अब इस इधर से जाएगी, ये गाड़ी इधर से जाएगी। हमारी बॉडी में सेल के बाहर जो है ना वो लाखों की तादाद में जो है वो केमिकल रिएक्शन वाक़या हो रही है, और उन केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए सेल के अंदर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। और ट्रैफिक पुलिस का नाम क्या है? एंजाइम। ये एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूलर मेडिएटर्स हैं, ऐसे जो है ना वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होगा नहीं होगा,
कब होगा, कितना होगा, वो सारे को जो है एंजाइम में कंट्रोल करना है। और आगे हम देखेंगे एंजाइम के आगे करैक्टर आएंगे। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है कि एंजाइम के करैक्टर है वो होते हैं, वो भी हम देखते हैं आगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी एंजाइम की जो है वो दो टाइप्स हैं। एंजाइम जो है वो इंट्रासेलुलर होते हैं और एंजाइम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। दो तरह के जो है ना वो एंजाइम जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रा कहते हैं विद इन को, सेलुलर कहते हैं सेल को, यानी सेल के अंदर। ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, मसलन ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम हो गए। आगे हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस से केमिकल रिएक्शन है वो आगे आएगा, हम देखेंगे कुछ में जो है ना वो एंजाइम जो है ना वो काम कर रहे होते हैं अपना। ठीक है, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर काम करते हैं, मतलब हमारे स्टोमक के अंदर है, जैसे पेप्सिन है। ठीक है, ये एंजाइम जो है हमारे स्टोमक के अंदर काम करता है, जहाँ पे कैविटी है वो सेल के बाहर है एंजाइम उसके अंदर, स्टोमक के अंदर। ठीक है, और अगर सेल के अंदर काम कर रहा है तो फिर इंट्रासेलुलर है। ठीक है, एंजाइम की दो टाइप्स हैं। एंजाइम के अगर करैक्टर्स की अगर हम बात करें कि एंजाइम जो होते हैं उनके जो है वो क्या क्या खास होते हैं। ठीक है, तो आगे जो है वो विलियम कोहन जो है ना वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है ना वो क्या किया कि एंजाइम के जो है ना कुछ करैक्टर जो है ना वो जो है वो बताए हैं, जिनमें जो है सबसे पहले यह है कि एंजाइम जो है जैसे मैंने बताया कि एंजाइम क्या प्रोटीन्स है। केमिकली जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे क्या है, प्रोटीन। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा क्या है, एंजाइम जो है ना वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसके रेट को, रिएक्शन के रेट को जो है ना वो कई हजार गुना तेज कर सकते हैं। कई हजार गुना केमिकल रिएक्शन जो है ना वो तेज हो सकता है एंजाइम की वजह से। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन एंजाइम के साथ होते हैं वो हजार गुना तेज होंगे बनस्पत उन एंजाइम के जो कि एंजाइम उसके बगैर होंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद एंजाइम जो होते हैं ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, हर एक केमिकल रिएक्शन, अब ये बाजार तो आपको ये केमिकल रिएक्शन नजर आ रहा है, लेकिन ये हम देखेंगे इस केमिकल रिएक्शन के अंदर भी 10 केमिकल रिएक्शन मौजूद है। ठीक है, तो एंजाइम अब या पहले समझने के लिए मतलब आपको पता होता है कि जो ट्रैफिक सार्जेंट है वो एक चौक पर एक खड़ा हुआ है, दूसरे चौक पे दूसरा खड़ा हुआ है, तीसरे चौक पे तीसरा खड़ा हुआ है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है कि भाई ये फलाने चौक पे तुमने ड्यूटी संभाल ली है। ठीक है, इसी तरह हर केमिकल रिएक्शन के लिए, हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए सेल के अंदर जो है ना वो एक ही जो है वो एंजाइम स्पेसिफिक मौजूद होगा और वो जो एंजाइम है वो उसी केमिकल रिएक्शन को जो है वो चलाएगा। अगर वो एंजाइम सेल के अंदर नहीं मौजूद होगा तो सेल के अंदर वो केमिकल रिएक्शन वाक़या नहीं हो सकता। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो क्या है, ये बड़े ही स्पेसिफिक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो एंजाइम होते हैं ना ये बड़े लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, फर्क क्या है यहाँ पे आपको जो है ना वो, अगर वैसे तो आगे ये रिएक्शन आगे चलेगा, लेकिन अगर आपको जो है ना वो मैं एंजाइम की वैसे समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम कराऊँ, ये पूरा भी एंजाइम है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है जिसको मैंने जो है ना वैसे रफली जो है वो यहाँ पे लिखा है, ये पूरा एंजाइम का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर ये मैंने एक छोटा सा जो है ना यहाँ पे ग्रुप बनाया है। एंजाइम का ये जो छोटा सा हिस्सा है ना यही किसी केमिकल रिएक्शन को चलाने का जिम्मेदार होता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। यानी एक्टिव साइट एंजाइम के ऊपर वो जगह होती है जहाँ पे केमिकल एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन को करवाना होता है, वो उसकी जगह क्या कहलाती है, एक्टिव साइट कहलाती है। और ये एंजाइम की बड़ी क्या कहते हैं ना, बड़ी माइन्यूट सी साइट होती है ये, यानी कि बहुत बड़ा एंजाइम है, लेकिन ये जो है ना वो उस एंजाइम का एक छोटा सा जो है वो पार्ट होता है, यानी कि कुछ इसके मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि उस केमिकल रिएक्शन को चला रहे होंगे, वो जगह क्या कहलाती है, एक्टिव साइट कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो क्या है, हम एंजाइम्स की जो एंजाइम की जो स्पीड है ना, या एंजाइम को चलते रहने से एंजाइम की कारकर्दगी को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम की कारकर्दगी को बढ़ाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल सेल के अंदर जो एंजाइम की प्रोग्रेस को, उसकी कारकर्दगी को कम करें उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ये दो अलग तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद भी होते हैं, और जो है ना वो इनको मेडिसिन की सूरत में भी जो है ना हम लेते हैं, तो वो जो है वो अलग चीज़ है, वो हम जब डिटेल में देखेंगे तो उनमें जो है ना वो ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, वैसे तो मैंने बताया ना कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, प्रोटीन्स। क्या है, प्रोटीन। लेकिन एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है जिन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एंजाइम को
किसी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए एडिशनल ऐसे समझना कि स्टाफ सार्जेंट को कोई असिस्टेंट भी चाहिए, या उसको सीटी चाहिए, ठीक है जी, या उसको जो है ना वो शूज़ चाहिए, उसको वो सामान चाहिए जिसके लिए वो अपना काम कर सके या बेहतर तौर पे कर सके, ठीक है। सीटी नहीं होगी वो ट्रैफिक को कंट्रोल तो कर लेगा, कहीं अगर उसके पास विसल होगी तो विसल से उसका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मालिक्यूल जो कि एंजाइम को चाहिए अपने काम को बेहतर तौर पे चलाने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, कोफैक्टर। ये जो कोफैक्टर्स होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के अंदर ज्यादातर जो है ना वो आते हैं मेटल के आयंस, ठीक है, मेटल आयंस। मसलन मेटल के आयन कौन से हो गए, मसलन कैल्शियम हो गया, कैल्शियम आयन जो है वो आपको पता है कैल्शियम जो है ना वो Ca2+, आयरन हो गया, आयरन आपको पता है Fe2+ होता है। ये जितने ये मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, आयरन मेटल है। तो इनऑर्गेनिक आयंस जो कि एंजाइम को अपना प्रॉपर जो है ना वो काम करने के लिए चाहिए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। आगे आ गया ऑर्गेनिक फैक्टर। ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होते हैं इसकी आगे मजीद जो है ना वो दो टाइप्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फैक्टर में जो है वो एक तो पहले आया था, इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये होता तो ऑर्गेनिक है, लेकिन ये एंजाइम का परमानेंट पार्ट होता है, यानी कि ये एंजाइम के साथ मजबूती के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होता है, उस एंजाइम का परमानेंट पार्ट कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। जैसे कि मिसाल के तौर पे हीम ग्रुप आ गया, हीम जो होता है हीम ग्रुप, इसके अंदर ये भी जो है ना वो आयरन का एटम होता है, लेकिन साथ में कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो हीम पूरा ग्रुप है जो इसके अंदर जो है ना वो इसके अंदर जो है मौजूद होता है, क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है ना वो मौजूद होता है। साथ में हमारे पास क्या आता है, दूसरा ग्रुप क्या आता है, बायोटीन का। बायोटीन ये भी क्या है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एंजाइम के साथ परमानेंटली बाउंड रहता है, लेकिन ये अगर ग्रुप मौजूद नहीं होंगे एंजाइम के साथ तो एंजाइम अपना प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगा, एंजाइम फंक्शनलेस हो जाएगा, वो इतनी स्पीड से या इतनी बेहतर से या इतने कह लो कि मतलब जो है ना एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर सकेगा अगर उसके पास ये कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर नहीं होगा, ठीक है। दूसरे जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के साथ जब उन्होंने एंजाइम ने जब केमिकल रिएक्शन करना है तो उन्होंने एंजाइम के साथ बाउंड करना है, फिर उसके बाद अलग हो जाना, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं हम इसको कह रहे हैं कि ये परमानेंट आ गए, और ये कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये जो है ना वो नॉन परमानेंट है, ठीक है। नॉन परमानेंट पार्ट आते हैं जो कि जो है वो एंजाइम के साथ मजबूती से बांध जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर आ गया मसलन इसके अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं जिसको बायोटीन है, ठीक है, राइबोफ्लेविन है, थायामीन है, फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड, ठीक है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो क्या है, तीसरे नंबर पे क्या कहते हैं जिसको, थायामीन, ठीक है, थायामीन, ठीक है। थायामीन को विटामिन B1 भी कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो फोलिक एसिड है इसको जो है ना वो विटामिन B9 भी कहते हैं, B9 है। और ये राइबोफ्लेविन वो हम विटामिन B2 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक मतलब पार्ट है ये एंजाइम को चाहिए जब एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन करना है, केमिकल रिएक्शन एंजाइम ने किया उसके बाद ये जो पार्ट है इसका जो है ना वो नॉन प्रोटीन पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट है, ये एंजाइम से अलग हो जाएगा और एंजाइम जो है ना वो फिर नए केमिकल रिएक्शन के लिए जो है ना वो दोबारा जब उसने करना होगा तब उसको चाहिए होगा, ठीक है जी। तो याद रखिए ये विटामिन है B1, इसीलिए अब आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि बैलेंस डाइट जो कहते हैं कि आप खाना खाएं तो खाने के साथ फ्रूट्स भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए। अब उसकी रीज़न पता चली कि जब आपने खाना खाया, खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट होना करने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम तभी काम करेंगे जब उसके पास उसके कोफैक्टर मौजूद होंगे। और कोफैक्टर क्या है, विटामिन है। और विटामिन किस में है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, फलों और सब्जियों से विटामिन हासिल होते हैं। विटामिन एंजाइम के लिए चाहिए, एंजाइम में केमिकल रिएक्शन करवाने हैं, जितना भी आपका खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जो सूरत में जो भी आपने खाना खाया है उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम चाहिए और एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए और कोफैक्टर के लिए विटामिन, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि
बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स और सब्जियां का जो है ना इस्तेमाल होना चाहिए आपकी डाइट में। ठीक है बच्चों, तो ये उसके बाद जो है ना वो छोटा सा जो है सिर्फ ये है कि एंजाइम के जो है ना वो इस्तेमालात हैं, यूजेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है ना आजकल आपको पता है फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ब्रेड बनाई जा रही हैं और जो बेकरी की जो जितनी चीज़ें आप देखते हैं, मिठाई बनती है, ठीक है, उसके अंदर जो है एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री है, ये ना पेपर की बहुत सारी इकसाम आ गई हैं। अच्छा पेपर भी होता है, कलरफुल पेपर भी होता है। ठीक है, तो ये जितना जो पेपर बनाया जा रहा है उसके लिए जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम जो है वो चाहिए होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो आप देते हैं कि ब्रीविंग इंडस्ट्री है। ब्रीविंग इंडस्ट्री कौन सी है? जहाँ पे अल्कोहल वगैरह बनाई जाती है, सिरका बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जितनी ये फर्मेंटेड फूड है उनको तैयार करने के लिए जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो हमें चाहिए होते हैं, एंजाइम चाहिए होते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है ना वो हमें बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट से मुराद ये है कि आपने देखा होगा, अब अगर आप सर्फ देखें, मसलन सर्फ एक्सेल है, उसको आपने जो है वो आज देखना जाके सर्फ एक्सेल का पैकेट खोल है, उसमें आपको तो वाइट कलर का पाउडर नजर आता है, साथ में आपको कलरफुल छोटे छोटे वो क्या है एंजाइम्स, वो क्या है एंजाइम्स। वो उसमें आपको ग्रीन कलर के, रेड कलर के छोटे छोटे से ना वो आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है एंजाइम्स है, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। तो वो भी जो क्या करते हैं, आपके जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड है, यानी कि बर्तन को धोने का अमल जो है ना वो कपड़े को धोने का वो तेज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंजाइम का बेतहाशा इस्तेमाल है, आपको एंजाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो कुछ टॉपिक थे जिनको जो आज हमने कवर किया। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है बच्चों तो यू कैन आस्क। समझ आ गई है? हाँ, किसकी? इसकी ये ग्राफ जो है ना वो बता रहा है बेसिकली कि अगर एक एंजाइम, अगर एक केमिकल रिएक्शन एंजाइम के साथ हो या एंजाइम के बगैर हो तो उसमें जो वो क्या फ़र्क है। अगर एक केमिकल रिएक्शन एंजाइम के साथ वाक़या होता है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की मिक़दार कम इस्तेमाल होगी, और अगर एक केमिकल रिएक्शन एंजाइम के साथ, एंजाइम के बगैर होता है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी में ज़्यादा देनी पड़ेगी। बेसिकली ये ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, बेसिक एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब बढ़ के यही केमिकल रिएक्शन है, उसको चलाने के लिए एनर्जी की मिक़दार 90 चाहिए, ये रेड कलर की लाइन है। लेकिन हम वहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल कर लेते हैं, एंजाइम इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की मिक़दार यहाँ से कम होकर यहाँ तक आ जाती है, और कम मिक़दार एक्टिवेशन एनर्जी इस्तेमाल करके वो केमिकल रिएक्शन जो है ना वो रिएक्टर सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ हमें बता रहा है कि एंजाइम का इस्तेमाल करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके हम किसी केमिकल रिएक्शन को जल्दी करवा सकते हैं। ठीक है, सही है, चलो थैंक यू।